वेलकम बैक बच्चों। जो बच्चे क्लास 9th में इस साल आ चुके हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ, वो भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में। और साथ ही ये हमारी एक्सप्लोरेशन बुक का हमने जो चैप्टर नंबर 4 चालू किया था मोशन, उसका डे 3 का लेक्चर है। इसी के साथ इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। आज पढ़ने वाले काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती है, कैसे यूज में आएगी, इनके न्यूमेरिकल हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं, और साथ ही पढ़ेंगे मोशन इन प्लान। वेलकम बैक बच्चों, मैं हूं आदित्य बैरागी और आप देख रहे हैं आदित्य ऑन बोर्ड। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन होती क्या है, और सबसे पहली चीज, इन इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए एक कंडीशन हमेशा रहेगी, चाहे आप 9th के स्टूडेंट हो चाहे आप 11th के स्टूडेंट हो। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि यहां पर मोशन हमेशा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रहेगा। कहने का मतलब एक्सेलरेशन एक जैसा रहेगा, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो सकता। वेलोसिटी और टाइम डिस्प्लेसमेंट सब कुछ चेंज हो सकता, मगर एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो सकता। देखो जरा कैसे क्या है, मान लेते हैं सबसे पहले एक वीटी ग्राफ बना लेता हूं। वीटी ग्राफ क्या है, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं आपको। आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो आप देख ले, अवश्य आपको समझ में आ जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, क्या काम करता है, और किस तरीके से हम आज उसका यूज करके इन इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 इक्वेशंस होती है, आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा, और कैसे इनका हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, एक वीटी ग्राफ ले लेता हूं। एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम ले लिया और वाई एक्सिस पे बच्चों मैंने वेलोसिटी को ले लिया। ठीक है, पहली बात। ठीक है, अब एक केस अज्यूम करता हूं कि इनिशियली मान लेते हैं कि आप किसी गाड़ी के पीछे बैठे हो या गाड़ी के अंदर बैठे हो। मैं बाइक चला रहा हूं और आप मेरे पीछे बैठे हो, ये अपन मान के चलते हैं। अब चलती गाड़ी में आपने स्टॉप वॉच ऑन किया। ठीक है, मैंने बोला आपको पीछे से स्टॉप वॉच ऑन कर दो। ठीक है, गाड़ी चल रही, कुछ स्पीड होगी, रुकी हुई तो नहीं थी। तो वेलोसिटी जो इस एक्सिस पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये जीरो नहीं होगी। सही बात है, ये कहीं ना कहीं इसकी स्पीड कुछ होगी। मैं मान लेता हूं इतनी स्पीड होगी, लेट दिस स्पीड इज यू। और मैंने बोला आपको कि अब स्टॉप वॉच ऑन करो। अब जैसे ही आपने स्टॉप वॉच ऑन करी और मैंने गाड़ी का एक्सेलरेटर खींचा, ठीक है, एक्सेलरेशन दिया, एक जैसा एक्सेलरेशन दिया, उस एक जैसे एक्सेलरेशन से क्या होगा, तो वेलोसिटी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? तो कंटिन्यू बढ़ती जाएगी। कब तक बढ़ती जाएगी? जब तक एक्सेलरेशन खींच के रखूंगा तब तक बढ़ती जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मान लेते हैं इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी, टाइम कितना है, 0, और अब आपने स्टॉप वॉच चालू कर दी। मैंने एक्सेलरेशन खींचा, खींचने के साथ क्या हुआ, टाइम भी चलता है और टाइम के साथ स्पीड बढ़ती गई। तो देखो जरा ग्राफ कैसा बनेगा, टाइम भी आगे बढ़ रहा है, स्पीड भी बढ़ रही, टाइम भी बढ़ रहा है, स्पीड भी बढ़ रही, टाइम में भी आगे बढ़ रहे हैं हम, स्पीड में भी आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं मान लेते हैं हम कि वेलोसिटी अब हो गई है v। चलो इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां पर स्पीड भी 0 थी, टाइम भी इस पॉइंट पर 0 था, और मान लेते हैं इस पॉइंट तक हम आए हैं और इस पॉइंट पर टाइम है t इज इक्वल टू, मैं t ही मान लेता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले तो अगर मैं इस एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचता हूं तो आप देखो आपको क्या समझ में आता है। एक्स एक्सिस के पैरेलल मैंने एक लाइन खींच दी। ठीक है, अब क्या हो गया, ये जो ग्राफ है मेरा वीटी ग्राफ है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तो रेक्टेंगल नजर आ रहा है, एक ट्राइंगल नजर आ रहा है। चलो पहले तो इनके नामकरण कर देते हैं। इट इज पॉइंट O, लेट इट इज A, B, C, D। आपको कुछ और पोजीशन लेनी है, कोई और नाम लेने हैं, आप स्वतंत्र है, ले सकते हैं। ठीक है, काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन कौन सी होती है? 3 होती है, तीनों को प्रूफ करके दिखाऊंगा। सबसे पहली से शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज, वी नो दैट ये u मैंने इनिशियल वेलोसिटी लिया है, v मेरा फाइनल वेलोसिटी, आप ध्यान रखना है। लेट मान लेते हैं एट t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी क्या मान रहा हूं मैं, u, इट इज इनिशियल वेलोसिटी, एंड एट t, जो मेरा t माना मैंने, तब वेलोसिटी फाइनल वाली मेरी क्या हो गई है, v हो गई है। ये फाइनल वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतने में। ओके, अब सबसे पहले तो मुझे ये मालूम है कि ये जो लाइन है, कौन सी लाइन, डीसी लाइन। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो कर्व होता है, उस कर्व का स्लोप ऑफ कर्व क्या कहलाता है, तो एक्सेलरेशन कहलाता है। हम जानते हैं इस बात को। तो वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कर्व। अच्छा, यही अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता
या पोजीशन टाइम ग्राफ होता। तो ये स्लोप ऑफ कर्व क्या कहलाता? अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके इसका आंसर दे दीजिए। अगर आपने बिल्कुल देखे तो मुझे पता है, बिल्कुल याद होगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर स्लोप ऑफ द कर्व क्या कहलाएगा। अगर आपने देखा है तो कमेंट कीजिए, और नहीं देखा है तो प्लीज देख के आइए, आपको बहुत अच्छा वीडियो नजर आएगा और अच्छी नॉलेज मिलेगी। एक्सीलरेशन क्या होता है? स्लोप ऑफ कर्व। अब स्लोप ऑफ कर्व के बारे में, ठीक है, एक्सीलरेशन को तो ए से डिनोट कर देते हैं। स्लोप ऑफ कर्व क्या होता है? तो भैया ये BC और ये BD, इनका रेशियो स्लोप ऑफ कर्व, तो BC बाय BD। चलो ये भी बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आगे ध्यान देते हैं। BC इज व्हाट? यहां से यहां तक U, यहां से यहां तक U, और यहां से यहां तक V है भाई। यहां से यहां तक, 0 से यहां तक D तक, O से D तक U है, और O से ये कोई पॉइंट नहीं नाम दिया है, तो ये यहां तक V है, ठीक है। तो मैं पूछूं कि BC क्या है, तो पूरे में से इतना माइनस कर दूं, मतलब पूरे V में से ये U वाला पार्ट माइनस कर दूं, तो ये क्या निकल जाएगा? V माइनस U निकल जाएगा। तो BC की जगह क्या लिख सकते हैं भाई? V माइनस U। और BD की जगह क्या लिख सकते हो? यहां से यहां तक, यहां टाइम T है, यहां टाइम 0, T माइनस 0, दैट इज T। इसके बराबर हो गया, A के बराबर हो गया। अब आगे देखते जाएं आप, अब कोई बड़ी बात नहीं है। ये T इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा A के साथ, अभी डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो AT इज इक्वल टू V माइनस U। पूरे V में से ये U माइनस करा था, V माइनस U को इधर पहुंचा देते हैं तो U प्लस में आ जाएगा, तो V इज इक्वल टू क्या बचेगा? U प्लस AT। ये बच्चों हमारी होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बात ही खत्म हो गई। अब यहां पर देखो, मैं दो चीजों को सेपरेट कर सकता हूं इस इक्वेशन से। देखो मैं क्या ये चीजें बना सकता था, क्या थी कि अगर मैं A को सेपरेट करना चाहूं तो T नीचे लेना पड़ेगा, मतलब A की जगह क्या लिख सकता हूं? V माइनस U बाई T। और T की जगह क्या लिख सकता हूं? तो A को नीचे डिवाइड में भेज दू, तो T इज इक्वल टू V माइनस U बाय A। ये इस इक्वेशन से बन सकते थे ये। ओके चलो ठीक है। अब पहली इक्वेशन तो आ गई मेरी, 4 सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो अब एक चीज और मैंने बताई थी, वी नो दैट एरिया अंडर कर्व क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। ये इस कर्व के अंदर जो एरिया है ये क्या कहलाएगा भाई? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अच्छा तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिनोट करते थे? तो एस से डिनोट करते थे, एस एरिया। अब इसके नीचे का एरिया क्या है? तो दो ज्योमेट्री नजर आ रही होगी, एक रेक्टेंगल है एक ट्राइंगल है, तो क्या कह सकते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब आपको इन दोनों के फॉर्मूले भी मालूम है, ठीक है, अपन 8th क्लास की मैथमेटिक्स पास हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज व्हाट? तो कहते हैं हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है, एस इज इक्वल टू हाफ बेस। चलो ठीक है, अब ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। इट इज ट्राइंगल, व्हाट इज बेस? डीबी इज बेस, हाइट इज व्हाट? बीसी। तो बेस की जगह डीबी और हाइट की जगह बीसी, प्लस लेंथ क्या है भाई? रेक्टेंगल में लेंथ इज ओ ए, एंड व्हाट इज ब्रेड्थ? ब्रेड्थ इज ओ डी, तो ओ ए इंटू ओ डी। चलो एस इज इक्वल टू व्हाट? हाफ ऑफ, चलो भाई डीबी की जगह वापस से डीबी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? डीबी, यहां पर टी है यहां 0 है तो टी लिख सकते हैं, लो टी इंटू बीसी की जगह वी माइनस यू लिख सकते हैं, तो वीसी की जगह वी माइनस यू, कोई दिक्कत नहीं इतने में, प्लस ओ ए की जगह क्या लिख सकते हो? ओ ए की जगह तो ये बीडी के बराबर ही तो है, टी तो है ये भी, टी माइनस 0 मतलब टी। ओडी की जगह क्या लिख सकते हो? यहां से यहां तक क्या है, कितनी वेलोसिटी है? तो यू वेलोसिटी है, ठीक है। चलो अब ये थोड़ा छोटा फैक्टर दिख रहा है, ये बड़ा फैक्टर दिख रहा है, इसको आगे ले लेता हूं, इसको पीछे ले लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एस इज इक्वल टू यू इंटू टी, यू टी प्लस हाफ ऑफ टी, और भाई ये v माइनस यू की जगह फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एटी लिख दूं क्या? तो एटी कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके।
तो देखो जरा क्या हो गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए और t से मल्टीप्लाई होकर टी स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो गई या नहीं हो गई? चलो बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आ गया। अब इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन देखते हैं। चलो भाई थर्ड इक्वेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड इक्वेशन में क्या है, मैं सेकंड इक्वेशन का यूज कर रहा हूं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो वी नो दैट, अब वी नो दैट क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि अब तो मुझे मालूम है कि ऐसा होता है। इट इज सेकंड इक्वेशन। आपको बच्चों ये तीन इक्वेशन याद करनी है, और ऐसे याद करने के आपको नींद में उठा के मुझे वो सेकंड इक्वेशन क्या थी, तो भी आप सही बोल दो। इस तरीके से ये याद हो जानी चाहिए, तो ऐसे होंगे फटाफट न्यूमेरिकल। ऐसे सेकंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। देखो फर्स्ट इक्वेशन देखो आप, यहां ये रही फर्स्ट इक्वेशन, v है, u है, a है, t है, ठीक है। अब इसमें क्या चीज मिसिंग है, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन और टाइम है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, चार क्वांटिटी है। यहां पर देखो क्या चीज मिसिंग है, तो फाइनल वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सीलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। तीसरी इक्वेशन में भी कुछ नया अजाब होने वाला है, ठीक है। क्या एक चीज मिसिंग होगी, ये पांच क्वांटिटी है अपने पास, कौन कौन सी पांच क्वांटिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पांच में से तीन दी रहेगी, चौथी फाइंड करनी रहेगी। देखो जरा किस तरीके से क्वेश्चन होंगे, अपन आगे देखेंगे उसमें, ठीक है। अब मैंने जो यहां पर ये रिलेशंस निकाले थे, ठीक है, अगर मैं t की जगह ये पुट कर दूं v माइनस यू डिवाइडेड बाय a, तब क्या बदलाव हो सकता है, क्या इक्वेशन आ जाएगी, देखते हैं। तो वी नो दैट करके ये लिखा, अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट t इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो v माइनस यू डिवाइडेड बाय a, तो रखो s इज इक्वल टू, u तो है ही सही, t की जगह v माइनस यू डिवाइडेड बाय a, पहला काम, प्लस हाफ, a तो है ही सही, v माइनस यू डिवाइडेड बाय a का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां t का स्क्वायर, इसलिए यहां पर भी स्क्वायर लगेगा, बाकी की पिक्चर ऐसी कैसी, इक्वेशन पुट करी हुई वैल्यू बस, ठीक है। ध्यान देते रहो, s इज इक्वल टू u का v के साथ मल्टीप्लाई uv, ये वो uv रे वाला नहीं है, u का u के साथ u स्क्वायर डिवाइड में a प्लस, अब देखो यहाँ a का स्क्वायर अलग हो जाएगा और एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक a बचेगा, ठीक है। ये बात समझ में आती होगी आपको, यहाँ ऊपर एक है और यहाँ पर a स्क्वायर है, तो एक a से एक a कैंसिल, एक नीचे फिर भी बचेगा, और यहाँ पर क्या बच रहा है, और साथ में 2 भी नीचे है तो 2 भी डिनोमिनेटर में लगा देते हैं। ऊपर क्या बच रहा है, अल्टीमेटली v माइनस यू का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी है तो हम जानते हैं होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासों में, ठीक है, अभी 9th में भी पढ़ोगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये लिखते हैं अब, ठीक है। तो बस x की जगह v है, y की जगह u है, तो ऐसी कैसी पिक्चर फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। तो v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस u स्क्वायर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब फ्रैक्शन को सॉल्व करना तो आता है, क्यों आता है, क्योंकि 0 to हीरो सीरीज हमने देखी है, इसलिए फ्रैक्शन को सॉल्व करना आता है। देखते जाओ, 2a और a का एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम 2a रहेगा, ठीक है। इन दोनों को कैंसिल करा, 2 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ, 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस, इधर तो कुछ सब कैंसिल हो गया है, तो एज इट इज आ जाएगा v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस u स्क्वायर। चलो देखते जाओ आगे, ओके। अब क्या बच रहा है, इसके बाद एक फाइनल स्टेप और किस्सा खत्म। देखो ये प्लस का 2uv, ये माइनस का 2uv, ठीक है, लड़ भिड़ेंगे, शहीद हो जाएंगे। अब यहां देखो आप, ये 2a डिवाइड में इधर पहुंचा दूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा, गुना थोड़ी नहीं हो जाएगा, 2as हो जाएगा, ठीक है। यहां और देखते जाओ, ये प्लस का v स्क्वायर है, ये प्लस का u स्क्वायर और माइनस का 2u स्क्वायर, लाइक टर्म्स हैं, एक प्लस का एक माइनस का माइनस होगा, बड़े वाले का निशान रहेगा, तो दो में से एक गया तो एक बचेगा, बड़े के पास निशान है माइनस का, इस माइनस वाले को इधर पहुंचाओ तो क्या बचेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि u स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। इट इज योर इक्वेशन नंबर 3। समझ में आया बच्चों, वीडियो को लाइक करो। इक्वेशन ऑफ मोशन का जो हमने डेरिवेशन देखा, ये तो बात समझ में आ गई है कि कितनी इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी और कहीं ना कहीं टफ भी थी। बाकी इतनी टफ नहीं है, आपको बहुत जल्दी ये रूटीन में आ जाएगी जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने लग जाओगे, ठीक है।
और समझ में भी आने लगेगी। अब अगला टॉपिक है हमारा मोशन इन प्लेन। अभी तक आपने जो मोशन चैप्टर शुरू से यहां तक पढ़ा, इसमें क्या था, हमने माना हुआ था मोशन को एक स्ट्रेट लाइन में कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक है। अब उसी स्ट्रेट लाइन में इसके ऊपर एक्सेलरेशन भी लग रहा है, ब्रेक भी लग रहे हैं, इसकी स्पीड चेंज हो रही है, बढ़ रही है, कितना टाइम लग गया, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब केस से थोड़ा सा हट के जो प्रैक्टिकली बात होती है, क्या सारी चीजें बंदूक की गोली की दिशा में जाती है? बिल्कुल सीधे। आप भी घर से स्कूल तक जाते हो तो क्या बिल्कुल सीधे सीधे नाक की सीध में जाओगे स्कूल आ जाए? कहीं टर्न वर्न लेना पड़ता, नहीं लेना पड़ता? लेना पड़ता है, ठीक है। तो मोशन इन प्लेन क्या होता है? अभी पहली चीज तो ये है कि प्लेन क्या होता है। जितना आप प्लेन के बारे में जानते हो कि एक प्लेन समतल सपाट, ठीक है, ये बोर्ड क्या है? एक प्लेन, ठीक है। वहीं पर हम बात करें, मैं बोर्ड पर जब मेरा मार्कर चल रहा है तो आप ध्यान दोगे कि इस डायरेक्शन में भी चल रहा है, इस डायरेक्शन में भी चल रहा है, मतलब मैं लेफ्ट राइट भी जा सकता हूं, अप एंड डाउन भी जा सकता हूं। एक तो ये सिंगल एक्सिस होता है, या तो एक्स एक्सिस में मोशन हो रहा है या वाई एक्सिस में मोशन हो रहा है। यहां ध्यान दो, समझो। अब अगर ये ढक्कन मेरा नीचे की तरफ गया, कौन से टाइप का मोशन है ये? स्ट्रेट लाइन में मोशन है, और कहीं किसी डायरेक्शन में मूव करा था? नहीं करा था, एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, एक ही एक्सिस में चल रहा था, ठीक है। अब जब कार रोड पर चलती है तो वो टर्न ले सकती है, कोई चीटी चलती है वो टर्न ले सकती है, ठीक है। तो जहां पर दो एक्सिस आ सकते हैं, एक्स एक्सिस में भी मूव कर सके और वाई एक्सिस में भी मूव कर सके। अगर ढक्कन मैंने गिराया था यहां से तो वो सिर्फ वाई एक्सिस में आता, एक्स एक्सिस में नहीं गया था। अगर यहां से मैं गोली मारता हूं, बुलेट फायर करता हूं, तो वो एक्स एक्सिस में जा सकती है, वाई एक्सिस में जा सकती है। दिस वाज द मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मोशन इन प्लेन का मतलब ये है कि अब ये पूरा बोर्ड उसके पास अलाउ है, ठीक है। मगर बुलेट ऐसा काम नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कि पूरे बोर्ड में, जैसे कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हिट करना, आप बंदूक को इधर चला रहे हो तो वो ऐसे ही जाएगी, वो ऐसा करके उसको हिट नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो अगर चीजें ऐसी पॉसिबल हो जाए कि वो ऐसे करके उसके टारगेट तक पहुंच जाए, दैट इज मोशन इन प्लेन, ठीक है। तो जहां पर दो एक्सिस आपको अलाउ किया है, एक्स एक्सिस भी अलाउ किया है, वाई एक्सिस भी अलाउ किया है, या फिर जरूरी नहीं एक्स और वाई के अंदर ही एक्स एक्सिस हो सकता है, जेड एक्सिस हो सकता है, दो एक्सिस आपके पास अलाउ है, पूरा प्लेन अलाउ है। जैसे कि हम जो चल रहे हैं जमीन पर, तो एक तो एक्सिस है हमारा एक्स, और एक में जा रहा हूं इधर आगे की तरफ, मतलब ये जेड एक्सिस है। बोर्ड की तरफ देख रहे हैं अपन, ये ऊपर वाला एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये लेफ्ट राइट वाला एक्स एक्सिस है। चीजें क्लियर हो रही होगी। तो इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट चल सकता है, जिसके पास ये दोनों ही एक्सिस पूरा प्लेन अलाउ कर रहे हैं, इससे मोशन को कहा जाएगा मोशन इन प्लेन, ठीक है। तो एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे मोशन इन प्लेन के? सबसे पहली चीज तो डेफिनेशन क्या लिखोगे? डेफिनेशन ये लिखोगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू मूव इन द एंटायर प्लेन, दैट मोशन इज सेड टू बी द मोशन इन द प्लेन, ठीक है। एग्जांपल, मोशन ऑफ पेंसिल या पेन इन द पेपर, मोशन ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड, रोड के ऊपर जितने भी व्हीकल, जितनी भी गाड़ियां चल रही है, वो सारे भी 2D मोशन है, ठीक है। थर्ड, और क्या हो सकता है मोशन इन प्लेन? अगर मैं हाथ में एक पत्थर ले लूं, उसके ऊपर गिठान बांधूं, गिठान बांधने के बाद ऐसा लंगड़ बना दिया, और लंगड़ बनाने के बाद उसको घुमाया, तो क्या समझ में आ रहा है कि ये इस पूरे प्लेन में वो घूम पा रहा है। अगर उसको बोर्ड की तरफ लेके जाऊंगा तो पूरे बोर्ड में वो घूम पा रहा है। तो जो ये सर्कुलिंग मोशन कर रहा है, तो ये भी कौन सा है? सर्कुलर मोशन भी कौन से टाइप का मोशन है? प्लेन में मोशन हो रहा है। चलो बहुत बढ़िया। अगर आपसे पूछे कि कोई चिड़िया उड़ रही है, उसका मोशन किस टाइप का मोशन? क्या वो स्ट्रेट लाइन है, क्या वो प्लेन है, या और कुछ अलग है? तो बात समझना मेरी। चिड़िया पहली चीज तो इस डायरेक्शन में उड़ सकती है, लेफ्ट राइट में, हाँ। नीचे से ऊपर जा सकती है, हाँ। मतलब मोशन इन प्लेन तक की तो बात सही है। क्या यहां से उठ के यहां आगे भी आ सकती है? तो हाँ, आ सकती है। तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकती है। इट इज 3D मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। अभी तक जो स्ट्रेट लाइन वाला मोशन होता है उसे हम 1D मोशन, 1 डायमेंशनल, एक ही डायमेंशन अलाउ किया गया है। प्लेन वाला मोशन 2D मोशन, 2 डायमेंशन अलाउ किए गए हैं। और चिड़िया वाला, हेलीकॉप्टर वाला, मधुमक्खी वाला जो ये मोशन है, जो हवा में उड़ सकते हैं, दिस ऑल आर द 3D मोशंस, ठीक है। आपने सुना होगा पहले कि 3D मूवी दिखाने लेके जा रहे हैं। तो ये 3D मूवी क्या है? तो सबसे पहले तो अभी हम जो नॉर्मली जो मूवी देखते हैं टीवी के ऊपर, वो एक प्लेन के ऊपर चीजें हमें चलती हुई नजर आती है, दैट इज 2D।
अब हमें एक ऐसा ग्लास लगा दिया जो हमें लग रहा है कि वो चीजें हमारी तरफ आ रही है, तो दैट इज द थर्ड डायमेंशन दैट इज अलाउड टू फील। ओके, उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होगी तो कि मोशन इन प्लेन क्या होता है। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। पहली चीज तो सर्कुलर मोशन क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करे देन द मोशन इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करता है तो उसको क्या कहा जाएगा कि वो सर्कुलर मोशन में है। बहुत बढ़िया। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? अगर एक ही स्पीड में उस सर्कुलर पाथ के अलोंग वो मूव करता जाए तो क्या कहेंगे? ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड अगर उसकी सेम है। ठीक है, सपोज करो फिर से हम हमारा एग्जांपल ले लेते हैं, पत्थर, पत्थर के ऊपर डोरी, डोरी हाथ में, और हम ऐसे लंगड़ बांध के घुमा रहे हैं। ठीक है, हमारा हाथ एक एक्सिस का काम कर रहा है जिसके अबाउट ये घूम रहा है पत्थर। समझ में आ गया होगा? ठीक है, एक ही स्पीड में घूम रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलो ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है उसकी एवरेज स्पीड निकाली जाएगी, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकाली जाएगी। देखो जरा निकाल के बताता हूं आपको कैसे बनेगी। ठीक है, क्या होगा? अगर इस जगह है ये तो इसकी स्पीड, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में रहेगी? इस डायरेक्शन में। इस जगह है तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इस जगह है तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है ना भाई, तो वेलोसिटी तो हर पॉइंट पर बदल रही है। इट मींस इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। कौन से टाइप का मोशन हो गया? एक्सेलरेटेड मोशन है ये। यहां पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है या फिर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, वेलोसिटी हर मोमेंट पर, हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। पहली चीज ये क्लियर होनी चाहिए। अब हर जगह वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम क्या निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो वी एवरेज इज व्हाट? तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस। ठीक है, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है, इसको कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। मान लो ये सर्कल है जिसकी रेडियस है r, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, एक चक्कर लगाने में डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है? सरकमफेरेंस के बराबर कवर हो रही है। और जो ये एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है भाई, इस टाइम को कहा जाता है टाइम पीरियड। क्या कहा जाता है? टाइम पीरियड। एक चक्कर कंप्लीट होने में जितना टाइम लगा, चाहे वो 1 घंटा लगा हो या 10 घंटे लगे, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड? एक सर्कल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा, इट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कल। ठीक है, so V average is what? What is the formula of circumference in the terms of radius? That is 2 pi r. And symbol to represent the time period is t. So the formula of average speed in the case of uniform circular motion will be 2 pi r by t. ठीक है, और ये चैप्टर आपका ये यहीं पर खत्म होता है। इसी तरीके की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।